नीलामी की हथौड़ी की तेज, साफ आवाज सिल्वर क्रीक समुदाय केंद्र के बड़े भरे हुए हॉल में गूंज उठी। 7 साल की छोटी एम्मा कार्टर ने अपनी चमकदार गुलाबी सिरेमिक गुल्लक को दोनों हाथों से कसकर पकड़ रखा था। उसकी गुल्लक में सिक्के हल्के हल्के खनक रहे थे, जैसे कोई धीमी आवाज बना रहे हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसुओं की चमक थी, जिससे सब कुछ धुंधला दिख रहा था। उसका छोटा दिल बहुत तेज धड़क रहा था, हर धड़कन में दर्द भरा हुआ था। नीलामी करने वाले की मोटी, दमदार आवाज हॉल में फैल गई। 40,000 रुपये, उसने जोर से कहा। हर बोली के साथ एम्मा का डर बढ़ता जा रहा था। क्या मुझे 45,000 सुनाई देता है? उसने फिर पूछा। एम्मा की कांपती नजर उन तख्तों पर टिक गई जो बोली के लिए उठ रहे थे। हर बार जब कोई तख्ता ऊपर उठता, ऐसा लगता जैसे कोई तेज चाकू उसकी उम्मीद को काट रहा हो। उसकी सांसें तेज हो रही थी। हॉल के दूसरी तरफ बीर के बीच में मैक्स खड़ा था। मैक्स उसके पिता का खास के नौसाथी, एक बड़ा मजबूत जर्मन शेफर्ड कुत्ता था। उसकी गहरी वफादार आंखें चारों ओर घूम रही थी, जैसे कुछ ऐरू न रही हों। वो शांत था, पर उसकी नज़रें बेचैन थी। अचानक मैक्स के कान खड़े हो गए। उसकी तेज नजर एम्मा की छोटी नन्ही शक्ल पर जाकर रुक गई। वो उसे देख रहा था। फिर बिना किसी चेतावनी के मैक्स ने एक तेज छलांग लगाई। उसने अपने पत्ते को जोर से खींचा, जिससे उसका एनलर चौंक गया। मैक्स की ओर से एक धीमी पर बेचैन सीटी जैसी आवाज निकली। वो भीड़ के शोर को चीरती हुई एम्मा की तरफ बढ़ी। एनलर ने उसे वापस खींचने की कोशिश की। उसने पत्ता कसकर पकड़ा और मैक्स को काबू में किया, लेकिन हॉल में मौजूद हर शख्स ने वो देख लिया। सबको दिख गया कि इस छोटी बच्ची और इस कुत्ते के बीच एक खास रिश्ता था, जो शब्दों से परे था। मार्गरेट कार्टर, एम्मा की मां, ने अपनी बेटी के पतले, नाजुक कंधों को धीरे से पकड़ा। उसने प्यार से उसे थपथपाया। एम्मा के गालों पर ताजा आंसू बह रहे थे। वो चुपचाप रो रही थी, पर उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। ये नीलामी कोई साधारण नीलामी नहीं थी। ये सिर्फ एक पालतू जानवर को खरीदने की बात नहीं थी। ये कुछ बहुत बड़ा था। ये एम्मा के लिए उसके पिता से बचा हुआ आखिरी जीवित रिश्ता था। वो रिश्ता जो उसे हर दिन याद दिलाता था। उसके पिता, डिप्टी शेरिफ डेविड कार्टर, 5 साल पहले अपनी ड्यूटी पर एक हादसे में मारे गए थे। वो दिन बहुत दुखद था। उस काले दिन के बाद से एम्मा ने किसी से भी बात नहीं की थी। न माँ से, न दोस्तों से, न किसी से। सिर्फ मैक्स से। मैक्स, उसके पिता का वफादार साथी, वो अकेला था जिससे एम्मा बोलती थी। 50,000 रुपये। हॉल के आगे से एक आदमी की तेज आवाज आई। उसकी आवाज में एक मजबूत किनारा था। एम्मा की सांस अचानक रुक गई। डर ने उसके छोरे से सीने को जकड़ लिया। वो जानती थी कि वो इतने पैसे नहीं जुटा सकती। रिक थॉम्पसन, एम्मा का सौतेला पिता, उनके पास बेचैनी से खड़ा था। वो थोड़ा हिल रहा था, जैसे कुछ छिपा रहा हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ राहत मिली हो, पर एम्मा ये समझ नहीं पाई। रिक को लगता था कि मैक्स एम्मा को उसके पुराने दुख में फंसा रहा था। वो चाहता था कि एम्मा आगे बढ़े, लेकिन मार्गरेट को सच पता था। वो जानती थी कि मैक्स एम्मा के लिए कितना खास था। वो उसका सहारा था। एम्मा के नन्हे हाथ बहुत तेजी से कांप रहे थे। गुल्लक में सिक्के आपस में टकरा रहे थे। खनक की आवाज निकल रही थी। उसने अपने पिता के जाने के बाद से हर एक पैसा बचाया था। वो चाहती थी कि एक दिन मैक्स घर आ जाए। 55,000 रुपये। एक और आवाज आई। ये जेम्स हेमंड की थी। वो एक बड़ी सिक्योरिटी कंपनी का मालिक था। वो बहुत दृढ़ लग रहा था। उसे मैक्स चाहिए था, और वो किसी भी कीमत पर उसे लेना चाहता था। एम्मा ने अपनी माँ की ओर देखा। उसकी आंखें बड़ी थी, डर और निराशा से भरी हुई थी। वो बेबस थी। मार्गरेट ने धीरे से एम्मा के गीले आंसुओं को पोंछा। उसकी उंगलियां नरम थी, पर उसकी अपनी आवाज कांप रही थी। ठीक है, मेरी प्यारी, उसने धीरे से कहा, पर उसकी आवाज में भी डर छिपा था। वो मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एम्मा सच जानती थी।
मैक्स उसके लिए सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो उसका सब कुछ था। वो उसके पिता की आखिरी निशानी था। वो अकेला जिसे वो 5 साल की लंबी जुपी में बोली थी। उसके छोटे हाथों ने गुल्लक को और कसकर पकड़ लिया। उसकी उम्मीद अब धीरे धीरे टूट रही थी। दुख बह रहा था। अचानक हॉल के सबसे पीछे से एक शांत, साफ आवाज आई। 7,000 रुपये, उसने कहा। सबकी नजरें उस तरफ मुड़ गईं। वो स्टीव बेनेट था। वो एक अमीर रेंजर था जो बहुत कम बाहर निकलता था। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत सोचकर बोल रहा हो। मार्गरेट की सांस रुक गई। उसे समझ नहीं आया कि बेनेट जैसा शख्स यहाँ क्यों बोली लगा रहा था, लेकिन उसके दिल में एक नन्ही सी उम्मीद की किरण जाग उठी। शायद कुछ अच्छा हो सकता था। हॉल में गहरी खामोशी छा गई। हर किसी की सांस रुकी हुई थी। सब नीलामी करने वाले को देख रहे थे। नीलामी करने वाला रुका। उसने पूरे कमरे को देखा। हेमंत का चेहरा सख्त हो गया, पर वो कुछ बोला नहीं। 7,000 रुपये, नीलामी करने वाले ने फिर कहा। एक बार, 2 बार, बिक गया, उसकी आवाज गूंजी। अचानक तालियों की तेज आवाज हॉल में फैल गई। लोग खुश थे, पर एम्मा के दिमाग में सवाल घूम रहे थे। वो अभी भी समझ नहीं पाई थी कि ये क्या मतलब रखता था। उसने गुल्लक को और जोर से पकड़ा। उसकी नजरें मैक से मिली। कुत्ता शांत खड़ा था। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैक्स को भी इस अनिश्चितता का पता हो। वो भी इंतजार कर रहा था। एम्मा ने मन ही मन दुआ मांगी। वो चाहती थी कि ये अलविदा न हो। वो मैक्स को खोना नहीं चाहती थी। एम्मा अपने छोटे से कमरे की खिड़की के पास चुपचाप बैठी थी। बाहर बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी। सिल्वर क्रीक को बर्फ की सफेद चादर ने ढक लिया था। चारों ओर शांति थी, पर एम्मा का मन उदास था। कमरा पुरानी यादों से भरा हुआ था। हर कोने में कुछ न कुछ ऐसा था जो पुराने दिनों की याद दिलाता था। उसके नन्हे हाथ एक पुराने, मुलायम खिलौने को छू रहे थे। उसकी आंखें समय के साथ फीकी पड़ गई थी। वो खिलौना उसे बहुत प्यारा था। उसने उसे सालों तक अपने पास रखा था। वो उसका सहारा था। मार्गरेट दरवाजे पर चुपचाप खड़ी थी। उसका दिल अपनी बेटी को देखकर दुख से भर गया था। 5 साल बीत चुके थे, लेकिन डेविड को खोने का दर्द अभी भी वैसा ही ताज़ा था। डेविड कार्टर उनके छोटे से परिवार की जान था। वो सिल्वर क्रीक में एक सम्मानित पुलिस अफसर था। वो और उसका के 9 साथी मैक्स हमेशा साथ रहते थे। उनकी जोड़ी को हर कोई पसंद करता था। मार्गरेट को वो काला दिन अभी भी याद था। एक ड्रग ऑपरेशन के दौरान सब कुछ बिगड़ गया था। डेविड की जान चली गई थी। मैक्स उस दिन बच गया, पर वो भी पहले जैसा नहीं रहा। उसके बाद से एम्मा धीरे धीरे चुप हो गई। वो सिर्फ मैक्स से बात करती थी और किसी से नहीं। डेविड के जाने के बाद मार्गरेट ने अपने परिवार को संभालने की बहुत कोशिश की थी। 2 साल बाद रिक थॉम्पसन उनकी जिंदगी में आया। उसने शुरू में सबको सहारा दिया था। मार्गरेट को उम्मीद थी कि रिक की मौजूदगी एम्मा को ठीक करने में मदद करेगी, लेकिन रिक उस गहरे रिश्ते को नहीं समझ पाया जो एम्मा और मैक्स के बीच था। उसे लगता था कि मैक्स एम्मा को उसके पुराने दुख में फंसा रहा था। वो चाहता था कि वो भूल जाए। एक शाम मार्गरेट ने रिक को रसोई में फोन पर धीरे धीरे बात करते सुना। उसका दिल तेज हो गया। उसने जेम्स हेमंड का नाम सुना। रिक की आवाज में कुछ तनाव था। वो चौंक गई। मैं मार्गरेट से फिर बात करूंगा, रिक ने फोन पर कहा, पर मैं वादा नहीं कर सकता। मार्गरेट रसोई में चली गई। रिक ने फोन रखा और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। वो थोड़ा घबराया हुआ था। वो कौन था? मार्गरेट ने सख्त आवाज में पूछा। उसकी नजरें रिक पर टिकी थीं। रिक ने सिर झुकाया। जेम्स हेमंड, उसने धीरे से कहा। वो अभी भी मैक्स को चाहता है। उसे लगता है कि मैक्स उसके लिए उपयोगी होगा, रिक ने आगे कहा। उसकी आवाज में थकान थी। मार्गरेट का चेहरा सख्त हो गया। मैक्स एम्मा का सहारा है। उसे मत छीनो, उसने कहा। रिक ने नजरें फेर लीं। मैं उसकी चिंता करता हूँ। शायद मैक्स उसे पीछे रख रहा है।
तभी मार्गरेट का फोन बजा। एक अनजान नंबर था। उसने धीरे से फोन उठाया। हाय, उसने कहा। मिसेस कार्टर, मैं स्टीव बेनेट हूँ। दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज आई। हमें बात करनी चाहिए। स्टीव सिल्वर क्रीक का एक अमीर रेंजर था। वो बहुत कम लोगों से मिलता था। मार्गरेट हैरान थी। किस बारे में? उसने सावधानी से पूछा। मैक्स और जेम्स हेमन के बारे में, स्टीव ने जवाब दिया। मार्गरेट उससे मिलने के लिए डायन गई। बाहर हल्की बर्फ गिर रही थी। वो जल्दी अंदर चली गई। स्टीव एक कोने में बैठा था। उसने खड़े होकर हाथ बढ़ाया। आने के लिए शुक्रिया, उसने कहा। वो बैठे और स्टीव ने सीधे बात शुरू की। मुझे पता है आप सोच रही है कि मैं क्यों यहाँ हूँ। हेमन का मैक्स में इंटरेस्ट सिर्फ बिजनेस नहीं है, इसके पीछे कुछ बड़ा है, उसने बताया। आपका पति मेरिडियन फार्मास्यूटिकल्स की जांच कर रहा था जब वो मारा गया, स्टीव ने कहा। मार्गरेट की सांस रुक गई। डेविड ने उस केस का जिक्र किया था, पर पूरी बात नहीं बताई थी। मेरी बेटी जेसिका वहां काम करती थी, स्टीव ने आगे कहा। उसे गलत चीजें पता चली। 3 हफ्ते बाद उसकी एक हादसे में मौत हो गई। डेविड उसकी जांच कर रहा था, उसने बताया। मैक्स उस जांच का हिस्सा था। वो सबूत है। हेमंड उसे इसलिए चाहता है, स्टीव ने कहा। मार्गरेट को ठान सी लगी। खतरा और बहुत असली और बहुत करीब लग रहा था। उसका दिल तेज धड़का। मुझे कुछ पता नहीं था, उसने धीरे से कहा। बहुत कम लोग जानते हैं, स्टीव बोला। मैक्स कुछ बहुत बड़ा दर्शाता है, उसने कहा। मार्गरेट का दिमाग डर और हिम्मत से भर गया। वो घर लौटी। उसका दिमाग घूम रहा था। उसे हेमन को जीतने नहीं देना था। एम्मा सोफे पर चुपचाप बैठी थी। उसने डेविड और मैक्स की एक तस्वीर पकड़ रखी थी। मार्गरेट उसके पास बैठी। उसने एम्मा के बालों को प्यार से सहलाया। वो उसे देख रही थी। मैं वादा करती हूँ, एम्मा, उसने धीरे से कहा। हम मैक्स को घर लाएंगे। एम्मा ने अपनी माँ की ओर देखा। उसकी आंखों में भरोसा था। वो चुप थी, पर उसका चेहरा बोल रहा था। मार्गरेट ने मन में कसम खाई कि वो ये भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी। वो अपनी बेटी के लिए लड़ेगी। उस शांत पल में उसे समझ आया कि वो सिर्फ एक कुत्ते के लिए नहीं लड़ रही थी। वो एम्मा की आवाज के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए और डेविड के सच के लिए लड़ रही थी। मैक्स उनका रास्ता था। वो वफादारी का प्रतीक था। वो उनके दर्द में भी उन्हें जोड़े रखता था। मार्गरेट अपने लैपटॉप के सामने बैठी थी। उसने एक ईमेल खोला। उसकी आंखें धुंधली हो गईं। उसने खुद को ध्यान देने के लिए मजबूर किया। हर शब्द के साथ उसका दिल और डूबता गया। ये हेमन के असिस्टेंट का मैसेज था। उसमें रिक का नाम था। उसने कुछ गलत किया था। रिक ने लोगों को मार्गरेट की मदद से दूर करने में हेमन की मदद की थी। ये धोखा था। मार्गरेट के हाथ कांपने लगे। गुस्सा और दुख उसके अंदर उबल रहे थे। उसका मन भारी हो गया। उसने एम्मा के कमरे की ओर देखा। उसकी बेटी पहले ही बहुत कुछ सो चुकी थी। ये सोचना कि रिक, जिस पर उसने भरोसा किया, एम्मा की खुशी को नुकसान पहुंचाएगा, असहनीय था। मार्गरेट ने ईमेल प्रिंट किया। वो चुपचाप रसोई में गई। रिक वहां कॉफी पी रहा था। उसने कागज को मेज पर जोर से पटका। रिक चौंक गया। ये क्या है, रिक? उसने पूछा। उसकी आवाज ठंडी थी, गुस्से से भरी हुई थी। वो कांप रही थी, पर मजबूत दिख रही थी। रिक ने कागज देखा। उसने सिर पकड़ा। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, उसने कहा। नहीं वैसा जैसा मैं सोच रही हूं, मार्गरेट ने तेज आवाज में कहा। तुम हमें बर्बाद कर रहे हो। मैं मदद करना चाहता हूं, रिक ने जवाब दिया। एम्मा का मैक्स से लगाव ठीक नहीं है। मैक्स उसकी जिंदगी है, मार्गरेट बोली। वो उसके पिता की आखिरी निशानी है। तुम हेमन की मदद कर रहे हो उसे छीनने में, उसने गुस्से से कहा। उसकी आंखें गीली थी। रिक ने नरे फेर ली। मैं उसे दुख नहीं देना चाहता, पर यह जुनून हमें तोड़ रहा है। यह हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज थकी हुई थी।
मार्गरेट की आंखों में आंसू थे। एम्मा का ठीक होना हमारी जिंदगी है, उसने कहा। अगर तुम ये नहीं समझ सकते तो शायद तुम यहां नहीं होने चाहिए, उसने मजबूती से कहा। उसके शब्द हवा में भारी हो गए। रीक चुप रहा। उसने सिर झुकाया। वो हारा हुआ लग रहा था। मुझे माफ कर दो, मार्गरेट, उसने धीरे से कहा। फिर वो कमरे से चुपचाप चला गया। कुछ घंटों बाद मार्गरेट सिल्वर क्रीक के छोटे डायन में स्टीव बेनेट के सामने बैठी थी। उसके हाथ में गर्म कॉफी का कप था। स्टीव चुपचाप सुन रहा था। वो उसकी बातों पर ध्यान दे रहा था। हेमन रिक का इस्तेमाल कर रहा है, मार्गरेट ने कहा। वो हमें कमजोर करना चाहता है। कई बड़े लोग आज हमारी मदद से पीछे हट गए, उसने बताया। उसकी आवाज में तनाव था। स्टीव की आंखें सिकुड़ गईं। हेमन का दायरा बढ़ाए, पर वो जल्दबाजी कर रहा है। वो सोचता है कि तुम डर जाओगी और हार मान लोगी, स्टीव ने शांत आवाज में कहा। मैं हार नहीं मानूंगी, मार्गरेट ने मजबूती से कहा। मुझे आपकी मदद चाहिए, मिस्टर बेनेट। मुझे स्टीव कहो, उसने कहा। हम दोनों के पास निजी कारण है। हम साथ लड़ेंगे। एक वेट्रेस आई। उसने उनके कप फिर से भरे। वो मुस्कुराई और चली गई। स्टीव थोड़ा आगे झुका। मैंने कल एक मुलाकात तय की है, उसने धीरे से कहा। कोई ऐसा जो हेमन और मेरिडियन के खिलाफ सबूत दे सकता है, उसने बताया। पर यह आसान नहीं होगा। हमें सावधानी से चलना होगा, स्टीव ने चेतावनी दी। मार्गरेट ने हामी भरी। उसे डेविड के लिए इंसाफ चाहिए था। उसे उम्मीद की किरण दी थी। उस रात वो एम्मा के बिस्तर के पास बैठी। एम्मा ने डेविड का छोटा पुलिस बैज पकड़ा हुआ था। मार्गरेट ने उसका कंधा छुआ। कल हम मैक्स को घर लाने की कोशिश करेंगे, उसने कहा। एम्मा की आंखें बड़ी हुईं। उसमें थोड़ी सी उम्मीद जगी। वो बोलना चाहती थी, पर चुप रही। उसने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ा। ये उसका भरोसा था। वो अपनी माँ पर यकीन करती थी। अगले दिन मार्गरेट और स्टीव एक पुराने फार्म हाउस के बाहर खड़े थे। टॉम अब्राम्स मिला। टॉम ने डरते हुए कुछ कागज स्टीव को दिए। ये मेरिडियन के गलत काम दिखाते हैं, उसने कहा। आपकी बेटी इसके लिए मरी। डेविड और मैक्स सच के करीब थे, टॉम ने बताया। हेमन मैक्स को खत्म करना चाहता है। वो सबूत है, उसने डर से चारों ओर देखते हुए कहा। मार्गरेट ने कागज देखे। उसका दिल तेज धड़का। डेविड इसके लिए मरा था। अब सच उसके पास था। ये लोग खतरनाक है, टॉम बोला। अगर उन्हें पता चला कि मैंने बात की, तो मैं किसी को चोट नहीं पहुंचने दूंगी, मार्गरेट ने मजबूत आवाज में कहा। वो घर लौटी। उसने कागजों को ताले में रखा। फिर वो एम्मा के कमरे में गई। एम्मा सो रही थी। उसने डेविड का बैज कसकर पकड़ा हुआ था। वो शांत दिख रही थी। मार्गरेट ने उसके बाल सहलाए। उसने चुपचाप वादा किया कि वो उसे हर कीमत पर बचाएगी। नीचे रसोई में रिक अकेला बैठा था। उसकी आंखें भारी थी। वो उदास लग रहा था। मैंने बहुत बड़ी गलती की, उसने धीरे से कहा। मैंने सोचा मैक्स को हटाना ठीक होगा, पर मैं गलत था। मैंने सब बिगाड़ दिया, उसने मार्गरेट की ओर देखते हुए कहा। अगर तुम सच में ठीक करना चाहते हो, मार्गरेट बोली, तो अब हमारे साथ रहो। एम्मा और मैक्स का साथ दो, हेमन का नहीं, उसने शांत पर सख्त आवाज में कहा। रिक ने सिर हिलाया। मैं करूंगा, जो भी करना पड़े, उसने वादा किया। मार्गरेट दरवाजे पर रुकी। मुझे उम्मीद है तुम सच कह रहे हो, रिक, उसने कहा। क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ भरोसा बचाए, उसने कहा और ऊपर चली गई। उस रात बर्फ गिरती रही। मार्गरेट जागती रही। उसका मन भारी था, पर उसका इरादा साफ था। उसे पता था कि आगे की लड़ाई मुश्किल होगी, बहुत खतरनाक होगी, पर वो तैयार थी। एम्मा की धीमी सांसें सुनाई दे रही थी। वो दीवार के उस पार सो रही थी। मार्गरेट जानती थी कि वो क्यों लड़ेगी। एम्मा को खुशी चाहिए थी, डेविड को इंसाफ चाहिए था, और मैक्स को घर चाहिए था। वो सबके लिए लड़ रही थी। उसने मन में कसम खाई,
सुबह सिल्वर क्रीक में ठंडी धूप निकली। मौसम बहुत शांत था, जैसे तूफान से पहले की शांति। एम्मा किचन टेबल पर बैठी थी। उसने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनी थी। वो तैयार थी। उसके नन्हे हाथों में उसकी चटी हुई गुलाबी गुल्लक थी। वो उसे कसकर पकड़े हुए थी। वो कल रात से चुप थी, पर उसकी आंखें कुछ कह रही थी। वो मजबूत दिख रही थी। उसकी नज़रें खिड़की से हट नहीं रही थी। वो कुछ इंतजार कर रही थी। मार्गरेट किचन में घूम रही थी। वो एम्मा के बालों को दो चोटियों में बांध रही थी। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। वो थोड़ी घबराई हुई थी, पर मजबूत बन रही थी। रीक दरवाजे के पास खड़ा था। उनके बीच का तनाव अब कम हो गया था। एक नई शुरुआत थी। रीक ने हेमन का साथ छोड़ दिया था। उसने अपनी सारी बचत एम्मा के लिए दे दी थी। वो चुपचाप सामुदायिक केंद्र गए। वहां हर साल की नीलामी हो रही थी। भीड़ थी। बाहर न्यूज वाले खड़े थे। अंदर कुर्सियां तेजी से भर रही थीं। लोग इंतजार कर रहे थे। डोनर, रिपोर्टर और शहर के बड़े लोग वहां थे। पर एम्मा की नजर सिर्फ मैक्स पर थी। अचानक ऑफिसर रेनल्ड्स मैक्स को हॉल में लाया। जर्मन शेफर्ड के कान खड़े हो गए। उसकी नाक हिली। उसने भीड़ को देखा। फिर उसकी नजर एम्मा पर रुक गई। वो उसे पहचान गया। मैक्स का शरीर पहले सख्त हुआ, फिर उसकी पूंछ हिलने लगी। वो खुश था। उसने एक धीमी आवाज निकाली। भीड़ ने ये देखा। कैमरे चलने लगे। किसी ने धीरे से कहा, ये वो है, कार्टर की बेटी। मार्गरेट ने एम्मा का हाथ पकड़ा। पास रहना प्यारी, उसने धीरे से कहा। वो डरी हुई थी। नीलामी शुरू हुई। पहले छोटी छोटी चीजें बिकी। गिफ्ट बास्केट, छुट्टियों के टिकट, पुरानी चीजें। पर जब मैक्स की बारी आई, हॉल का माहौल बदल गया। सबकी नजरें उस पर थी। नीलामी करने वाला आगे आया। वो मोना था। उसका सूट टाई था। उसने जोर से कहा, अगला आइटम के 9 मैक्स। 7 साल का। नशीले पदार्थ ढूंढता है। शुरुआत 2500 रुपये। मार्गरेट ने तुरंत अपना तख्ता उठाया। उसकी आंखों में हिम्मत थी। वो तैयार थी। 3000 सुनाई देता है? नीलामी करने वाले ने पूछा। हेमन का तख्ता ऊपर गया। वो नीले सूट में था। उसके 2 साथी उसके पास बैठे थे। उसने एम्मा की ओर नहीं देखा। 3500। स्टीव बेनेट ने अपना हाथ उठाया। बोली तेजी से बढ़ने लगी। 4000, 5000, 6000। रिक ने मार्गरेट का कंधा पकड़ा। वो उनकी आखिरी बोली थी। एम्मा ने चुपचाप अपनी गुल्लक खोली। उसने सिक्के गिनने शुरू किए। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने हर सिक्का और नोक अपनी गोद में रखा। वो अपनी पूरी बचत देना चाहती थी। 7000, हेमन ने कहा। स्टीव ने रुकने का नाम नहीं लिया। 10,000, उसने बोला। हॉल में सन्नाटा छा गया। बोली बहुत तेजी से बह रही थी। सब हैरान थे। मार्गरेट स्थिर बैठी थी। हेमन ने आगे झुककर कहा, 12,500। स्टीव ने फिर हाथ उठाया। 15,000। हॉल में शोर होने लगा। लोग बात कर रहे थे। मार्गरेट का सीना सिकुड़ गया। उनके पास इतने पैसे नहीं थे। वो डर रही थी। 20,000, हेमन ने तेज आवाज में कहा। एक पल के लिए रुकावट हुई। फिर स्टीव खड़ा हो गया। 35,000, उसने कहा। हॉल में सांसें थम गईं। नीलामी करने वाला चौंका। 35,000 बोली नंबर 28 से। 40 सुनाई देता है? हेमंत रुका। उसके साथी ने उसके कान में कुछ कहा। फिर उसने तख्ता उठाया। 45,000। अचानक एम्मा की छोटी सी आवाज गूंजी। रुकिए, उसने कहा। सबकी नजर उस पर गई। वो अपनी गुल्लक लेकर खड़ी हुई। उसकी आवाज कांप रही थी, पर साफ थी। मैं अपनी बचत देना चाहती हूँ, उसने कहा। उसने गुल्लक को दोनों हाथों से पकड़ा। नीलामी करने वाले ने रुककर कहा, मिस, ये बड़ों का काम है। वो बोली दे रही है, स्टीव ने शांत आवाज में कहा। ये उसकी बचत है। एम्मा आगे बढ़ी। उसके छोटे जूते लकड़ी के फर्श पर टिक टिक की आवाज कर रहे थे। मैक्स अब सतर्क था।
वो एम्मा को देख रहा था। ऑफिसर रेनल्ड्स ने पत्ता पकड़ा, पर मैक्स हिला नहीं। एम्मा ने एक नोक उठाया। ये मेरे पास सब कुछ है, उसने कहा। वो सिर्फ कुत्ता नहीं है, वो मेरे पापा का साथी है। वो मेरे पास बचा सब कुछ है। कमरा बिल्कुल शांत हो गया। हेमंत भी हैरान दिखा। वो कुछ बोल नहीं सका। नीलामी करने वाले ने गला साफ किया। 45,000 अभी की सबसे ऊंची बोली है। और स्टीव ने तख्ता उठाया। 7,000, उसने कहा। हेमंत खड़ा हो गया। 70,000,000। पर उससे पहले कि कुछ और होता, मैक्स ने अपना बैठने का आदेश तोड़ दिया। उसने पत्ते को जोर से खींचा। वो स्टेज से नीचे आया और सीधे एम्मा की ओर बढ़ा। रेनल्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की, पर रुका। एम्मा का नोक नीचे गिर गया। गुल्लक फर्श पर टूट गई। सिक्के बिखर गए, जैसे तारे नीचे आ गए हो। मैक्स एम्मा के पास पहुंचा। वो उसके पैरों के पास बैठ गया। उसने उसे छुआ। एम्मा नीचे झुकी। उसने मैक्स के गले को गले लगाया। वो रो रही थी, पर खुश थी। कोई और बोली नहीं, स्टीव ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में कुछ आखिरी जैसा था। 75,000, हेमंत ने कहा। वो गुस्से में था, पर उसने और नहीं बोला। बिक गया, नीलामी करने वाले ने कहा। बोली नंबर 28 को 75,000 में। तालियों की तेज आवाज गूंजी। कुछ लोग खुश थे, कुछ को राहत मिली। मार्गरेट एम्मा के पास दौड़ी। उसके आंसू बह रहे थे। उसने एम्मा और मैक्स को गले लगाया। रिक भी आया। वो अब चुपचाप उनके साथ खड़ा था। वो अलग नहीं था। रेनल्ड्स ने पट्टा देने की कोशिश की, पर शेरिफ रॉबर्ट इवांस आगे आए। रुकिए, उन्होंने कहा। कमरा फिर शांत हो गया। सब उनकी ओर देखने लगे। विभाग के नियम कहते हैं कि नौ को औपचारिक रूप से रिटायर करना होगा। एम्मा छोटी है, वो एनलर नहीं बन सकती। ये खतरा हो सकता है, उन्होंने कहा। नियम बदले, स्टीव ने शांत आवाज में कहा। आज रात मैक्स कर जाएगा। इवांस ने बौनें सिकोड़ी। मुझे सहानुभूति है, पर नियमों का कारण होता है। एम्मा ने ऊपर देखा। पापा कहते थे मैक्स लोगों को बचाता है। वो ऐसा ही है। स्टीव ने एम्मा का कंधा पकड़ा। इसे टाउन काउंसिल के सामने ले, शेरिफ। फिलहाल पैसा ले ले। मैक्स आज रात घर जाएगा, स्टीव ने मजबूती से कहा। इवांस ने सख्त नजरों से देखा। सिर्फ अभी के लिए। काउंसिल फैसला लेगी। मार्गरेट के घुटने कमजोर हुए, पर वो एम्मा के लिए मजबूत रही। मैक्स घर आ रहा था। कल असली लड़ाई शुरू होगी। उसे पता था कि अभी बहुत कुछ करना बाकी था। सिल्वर क्रीक टाउन हॉल की सुनवाई कमरे में उस सुबह कोर्ट जैसा माहौल था। कुर्सियों की कतारें भरी थीं। शहर के लोग, ऑफ ड्यूटी अफसर, रिपोर्टर, सब वहां थे। सामने एक लंबी मेज थी। उसके पीछे टाउन काउंसिल, शेरिफ इवांस और कानूनी लोग बैठे थे। कमरे के बीच में एम्मा थी। उसने मैक्स का पत्ता पकड़ा हुआ था। वो उसकी जान थी। मार्गरेट अपनी बेटी के पास बैठी थी। उसकी पीठ सीधी थी। वो शांत दिख रही थी। उसके दूसरी तरफ रिक था। उसने अपनी टाई ठीक की। उसकी आंखों में नई मजबूती थी। कमरे के दूसरी ओर जेम्स हेमंत था। उसके साथ तेज सूट में वकील थे। वो ठंडे दिख रहे थे। पीछे स्टीव बेनेट खड़ा था। वो चुप था, पर उसकी मौजूदगी मजबूत थी। काउंसिल वुमन टेरेसा ब्लेक ने शांत आवाज में शुरू किया। ये मैक्स की जगह के बारे में है। हम ये तय करने आए हैं कि क्या नियम बदल सकते हैं। उसने सबको देखते हुए कहा। शेरिफ इवांस आगे झुके। ये सुरक्षा की बात है। मैक्स बहुत खास ट्रेनिंग वाला कुत्ता है। वो घर का पालतू नहीं है। उसे खास हैंडलर चाहिए। एम्मा छोटी है, उन्होंने कहा। रिक खड़ा हो गया। मैं शुरू से इसके खिलाफ था, उसने कड़वी आवाज में कहा। मुझे लगा एम्मा का मैक्स से लगाव गलत है। वो उसे पीछे रख रहा है। पर मैं गलत था। उस कुत्ते ने उसे फंसाया नहीं, उसे वापस लाया, उसने कहा। वो अब बोल रही है। मैक्स की वजह से। मैं अब उनके साथ हूं,
रिक ने एम्मा को देखा। भीड़ में हल्की सी हलचल हुई। काउंसिल वुमन ने हाथ उठाया। शुक्रिया मिस्टर थॉम्पसन। डॉ मार्टिन, एम्मा की हालत के बारे में बताए। उसने एक शख्स की ओर देखा। डॉ मार्टिन आगे आए। एम्मा को अपने पिता के जाने से जुप्पी की बीमारी है। साधारण इलाज से कुछ नहीं हुआ। पर मैक्स के साथ वो बोलने लगी। उन्होंने कहा। उसकी भावनाएं ठीक हुईं। उसका भरोसा बढ़ा। मैक्स को हटाना गलत होगा, डॉक्टर बोले। दूसरे काउंसिल मेंबर ने कहा, हमें सहानुभूति है, पर कानून की बातें है। तभी स्टीव आगे आए। तो कानून बदले, उन्होंने कहा। सब उनकी ओर मुड़े। मैंने एक ट्रस्ट बनाया है। ट्रेनिंग, बीमा, इलाज, सबके लिए, स्टीव ने बताया। प्रोफेशनल लोग मैक्स को देखेंगे। एम्मा के साथ ये जिम्मेदारी है, उन्होंने कहा। हेमन का वकील बोला, स्टीव का निजी इंटरेस्ट है। स्टीव ने उसे रोक दिया। मेरी बेटी सारा मेरिडियन में काम करती थी। आपकी कंपनी के लिए, स्टीव बोले। वो 5 साल पहले मरी। डेविड उसकी जांच कर रहा था। मैक्स उसका हिस्सा था। हेमंड मैक्स को सच छिपाने के लिए चाहता है, स्टीव ने सख्ती से कहा। कमरा शांत हो गया। काउंसिल वुमन ने बौनें उठाईं। आपके पास सबूत है? स्टीव के वकील ने एक मोटी फाइल दी। ये रिपोर्ट्स है। मैक्स के रिकॉर्ड है। डेविड की आखिरी जान के सबूत है, उसने कहा। अब ये सिर्फ कुत्ते की बात नहीं थी। ये एक बड़ा राज था। हेमंड के वकील कुछ बोलना चाहते थे, पर माहौल बदल गया। काउंसिल ने कागज देखे। शेरिफ ने एक पन्ना पढ़ा। मुझे ये केस याद है, वो बोले। डेविड किसी बड़े सच पर था, उन्होंने धीरे से कहा। सब हैरान थे। काउंसिल वुमन ने हेमंड की ओर देखा। आपका मैक्स पर जोर परेशान करने वाला है। उन्होंने एम्मा की ओर मुड़कर कहा, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो, मिस कार्टर? एम्मा ने ऊपर देखा। मैक्स मेरे पापा का साथी था, अब मेरा है, उसने कहा। वो मुझे सुरक्षित रखता है, मुझे याद करने में मदद करता है, मुझे बोलने में। मुझे कोई और कुत्ता नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। उसकी आवाज कांप रही थी। एक पल के लिए सन्नाटा रहा। फिर काउंसिल वुमन ने सिर हिलाया। हमने काफी सुन लिया। काउंसिल बाहर गई। 10 मिनट बीते, फिर 20। एम्मा चुप थी। मैक्स उसके पास था। मार्गरेट कुछ नहीं बोली। उसके हाथ कांप रहे थे। वो एम्मा का कंधा पकड़े थी। आखिरकार काउंसिल लौटी। खास हालात को देखते हुए काउंसिल वुमन ने शुरू किया, और मैक्स की देखभाल के लिए किए गए इंतजाम को देखते हुए उसने आगे कहा। हम सर्वसम्मति से मैक्स को कार्टर परिवार को देने का फैसला करते हैं। हॉल में तालियां गूंजी। मार्गरेट ने एम्मा को गले लगाया। रिक ने उसका माथा चूमा। मैक्स ने एक धीमी, खुशहाल आवाज निकाली, पर काउंसिल वुमन रुकी नहीं। और मैक्स अब रिटायर के 9 से थेरेपी डॉग बनेगा, उसने कहा। वो बच्चों की मदद करेगा। मार्गरेट के आंसू बह रहे थे। हेमंड और उसके वकील चुपचाप बाहर चले गए। बाहर लोग तालियां बजा रहे थे। रिपोर्टर उस छोटी लड़की को देखना चाहते थे। उस रात घर पर एम्मा पोर्च स्विंग पर बैठी थी। मैक्स उसके पास लेटा था। उसके कान मेनकों की आवाज सुन रहे थे। हवा में फूलों की खुशबू थी। मार्गरेट गरम कोको लाई। रिक के एक छोटा डिब्बा लेकर आया। ये क्या है? एम्मा बोली। ये डेविड का कंपास है, रिक ने कहा। मैक्स ने तुम्हारा रास्ता दिखाया, ये तुम्हें आगे ले जाएगा, उसने कहा। एम्मा ने उसे हाथ में लिया। पापा कहते थे मैक्स खोया हुआ ढूंढता है, उसने धीरे से कहा। वो सितारों को देख रही थी। मार्गरेट मुस्कुराई। मुझे बता, उसने कहा। एम्मा ने मैक्स को देखा। मुझे लगता है वो सही थे, उसने कहा। उसकी आवाज अब मजबूत थी। कहानी खत्म। आपको पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।